हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं एनसीएल स्टाफ नर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और आपको ये क्लास को पूरा जरूर अटेम्प्ट करना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी है जाके एक बार देख लीजिएगा ताकि आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ में होता रहे। और यहाँ पे हम लोग हमने ऑलरेडी 1 और 2 पार्ट जो है वो ऑलरेडी ऑपरेटिव ओबीजी के मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। ये तीसरा पार्ट आपका रहेगा ऑपरेटिव ओबीजी का, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट और सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी के अंदर क्या क्या यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में आए हुए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये आप किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, सभी के लिए ये यूजफुल रहने वाले हैं। और हाँ, मैंने बोला था इस बार नॉट से 10 में भी ओबीजी का पोर्शन ज्यादा था और ओबीजी की लगभग 50 क्लासेस ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ इसी चैनल पे। तब भी मैंने बोला था कि ये प्रीवियस ईयर की क्लासेस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। तो लगभग सारे क्वेश्चन ओबीजी के इसमें से ही मिले हैं। जो हमने 50 क्लासेस ली थी ओबीजी की उसमें से ही। तो इस बार हम चाहते हैं कि ओबीजी का पोर्शन जो भी आया आपका तो उसमें आप जो है अपना 100% दे पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यू की सीरीज को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर करिए। आपके डिमांड पे हिंदी इंग्लिश दोनों हम लेकर आए हैं ताकि आप दोनों में अपना आंसर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन और बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आप आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा। यस, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्जिकल प्लान्ड इंसिजन ऑन द पेरिनियम इज। प्लान्ड इंसिजन होता है, सर्जिकली होता है, पेरिनियम पर शल्य रूप से नियोजित चीरा क्या होता है? हिस्टेक्टोमी, सक्शन इवाक्यूएशन, इपिजियोटोमी या डायलेशन एंड इवाक्यूएशन। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? सर्जिकल प्लान्ड इंसिजन ऑन द पेरिनियम इज। अभी बताया और अब बहुत इजी है, आंसर करिएगा फटाफट, क्या राइट आंसर रहेगा? तो देखिए, सर्जिकल प्लान्ड इंसिजन होता है और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये जो होता है उसको इपिजियोटोमी बोलते हैं। बिफोर क्राउनिंग, यानी कि जब बच्चा या प्रेजेंटिंग पार्ट या हेड वाला जो पार्ट है बच्चे का वो क्राउनिंग यानी कि वल्वल आउटलेट पर आता है तो उससे पहले इसको परफॉर्म कर देते हैं ताकि टीयर वगैरह ना हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इपिजियोटोमी बोलते हैं। इपिजियोटोमी सीजर के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। मीडियोलेटरल मोस्ट कॉमन होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? इपिजियोटोमी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इपिजियोटोमी इज बेस्ट डन एंड कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन। इपिजियोटोमी सर्वाधिक उपयुक्त और सामान्यतः किस प्रकार की जाती है? मीडियली, लैटरली, मीडियोलेटरल या जे शेप? आंसर करिएगा, मोस्ट कॉमन कौन सी यूज करते हैं? तो मैंने पिछली क्लास में ही बताया था आपको, तो कौन सी मोस्ट कॉमन होती है अभी थोड़ी देर पहले भी बोला। तो आंसर करिए, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा? तो इपिजियोटोमी के बारे में मैं बता चुकी हूं आपको। इसमें कट लगाया जाता है, उसके बाद सुचरिंग करते हैं, फिर उसमें पेन मैनेजमेंट करना प्लस प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज फिर वो वर्स्ट कंडीशन भी हो सकती है। इसीलिए ये नॉर्मल जब डिलीवरी होती है उसमें इसको मीडियली परफॉर्म नहीं करते हैं, नॉर्मली, लेटरली, जे शेप, ये सब इसके टाइप जरूर है लेकिन इसको परफॉर्म नहीं करते क्योंकि इसमें एनाल इंस्पेक्टर जो होता है, एनाल इंस्पेक्टर, तो उसमें कट लगने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मीडियोलेटरल चूज करते हैं जो कि बेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, टुवार्ड द पेरिनियम इसको परफॉर्म किया जाता है ताकि किसी भी तरह का एनाल स्फिंक्टर जो होता है उसको किसी भी तरह की कोई हानि ना पहुंचे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया आपको, पेन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर पेन का मैनेज करना प्लस हाइजीन। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हाइजीन और पेन मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये जल्दी से हील भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? मध्य पार्श्व इज अ करेक्ट आंसर हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फोर्सेप डिलीवरी डन ओनली टू शॉर्टन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा अब तो। ठीक है, when maternal and fetal complication occur is known as। जब मातृ और भ्रूण में जटिलता उत्पन्न हो और केवल प्रसव के दूसरे चरण को संक्षिप्त करने के लिए किया गया जो आपके प्रोसेस है डिलीवरी, उसको क्या कहते हैं?
प्रोफाइलेक्टिक फोर्सेप डिलीवरी, आउटलेट फोर्सेप डिलीवरी, मिड फोर्सेप डिलीवरी या लो फोर्सेप डिलीवरी? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा? चलिए, कल भी मैं कल नहीं, जो ऑब्स्टेटिक की पहली क्लास जो ली थी हमने, उसमें मैं डिस्कस कर चुकी हूं आपको, तो आंसर करिएगा उस बेस्ड पे कि क्या राइट आंसर यहां पे आपका रहेगा। यस एवरीवन। चलिए, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि फोर्सेप डिलीवरी जो होती है वो परफॉर्म की जाती है अगर मैटरनल प्रॉपरली पुश नहीं कर पा रही है, कार्डियक डिजीज है, या फिर सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जो का प्रोसेस है वो प्रोलॉन्ग हो रहा है। ज्यादा प्रोलॉन्ग होगा तो ये मैटरनल के लिए भी अच्छा नहीं है, फिटस के लिए भी अच्छा नहीं है, फिटल डिस्ट्रेस वगैरह हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में फोर्सेप अप्लाई करते हैं और उस फोर्सेप को बोलते हैं लो फोर्सेप डिलीवरी। ठीक है, जो सेफेस्ट होती है और इसको परफॉर्म करने से जो होता है वो डिलीवरी में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, मतलब कि जो सेफेस्ट डिलीवरी के लिए जरूरी है ताकि मैटरनल और फीटल की के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसके लिए लो फोर्सेप डिलीवरी का जो परफॉर्म है वो यहाँ पे किया जाता है। कंडीशन वही है, सीवियर हाइपरटेंसिव है, कार्डियक डिजीज है, फीटल डिस्ट्रेस है, मदर पुश नहीं कर पा रही है, प्रोलॉन्ग हो रहा है लेबर, तो ऐसी सिचुएशन में इस लो फोर्सेप डिलीवरी का यूज जो होता है जो किया जाता है, और ये स्किल्ड स्टाफ के द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, किलैंड फोर्सेप आर मेनली यूज्ड फॉर विच ऑब्स्टेटिक पर्पस? किलैंड के फोर्सेस मुख्यतः किस प्रसूति संबंधित प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाते हैं? ए ऑप्शन है एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन, बी ऑप्शन है असिस्टिंग आउटलेट डिलीवरी, सी रोटेटिंग द फीटल हेड इन अ डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट, या डी डिलीवरिंग द आफ्टर कमिंग हेड इन अ ब्रिज। चलिए, किलैंड फोर्सेप अभी मैंने बताया, किलैंड, रिग्लिस, पाइपर, फर्गुसन फोर्सेप, ये सारे फोर्सेप का यूज जो होता है वो ऑब्स्टेटिक चाइल्ड बर्थ में इसका यूज जो होता है वो किया जाता है। तो चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा? चलिए फटाफट आंसर करेंगे, व्हाट इज द करेक्ट वन? तो देखिए, ये इसमें क्या होता है कि जो किलैंड फोर्सेप होता है मेनली इसका यूज ऑब्स्टेटिक पर्पस से करते हैं, और इसमें रोटेटिंग द फीटल हेड इन अ डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट, तो फीटल हेड को रोटेट करने में इसको लिया जाता है किलैंड फोर्सेप का। जब माल पोजीशन हो, पोजीशन प्रॉपर ना हो, तो उसको सही करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसमें स्किल्ड जो स्टाफ होता है वही इसको परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क भी ज्यादा रहती है। इस वजह से जब ये डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट करते हैं, फीटल की माल पोजीशन है, प्रॉपर पोजीशन नहीं है फिटस की, तब इसका यूज जो होता है वो रोटेशन के लिए, पोजीशन को चेंज करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। गहरी ट्रांसवर्स अरेस्ट में सिर को घुमाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इन प्राइमी ग्रेविडा द ट्रैक्शन फोर्स जनरली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फोर्सेप डिलीवरी इज 13 kg, 25 kg, 18 kg या 10 kg? प्रथम गर्भवती में फोर्सेप डिलीवरी के दौरान सामान्यतः आवश्यक ट्रैक्शन बल कितना होता है? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा? यस, आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट वन? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? यहाँ पे पूछा गया है आपको कि प्राइमी ग्रेविडा वुमन है, द ट्रैक्शन फोर्स जनरली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फोर्सेप डिलीवरी, क्योंकि फोर्सेप डिलीवरी जब करते हैं, ठीक है, तो उसमें ट्रैक्शन का, क्योंकि खींचना है बच्चे को, ठीक है, बाहर की तरफ, तो ऐसी सिचुएशन में एक पर्टिकुलर वेट का यूज करते हैं, ट्रैक्शन यूज करते हैं, ताकि अच्छे से वो प्रॉपर तरीके से उसको होल्ड करके उसको बाहर की तरफ खींच पाए। ये प्राइमी ग्रेविडा वुमन है, ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा ज्यादा वेट चलेगा, ज्यादा ट्रैक्शन लगाना पड़ेगा मल्टीपैरस के मुकाबले, क्योंकि प्राइमी ग्रेविडा वुमन है
तो उसमें ज्यादा प्रेशर लगेगा, और मल्टीपैरस वुमन है तो उसमें कम अप्लाई किया जाता है, अदरवाइज इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैटरनल सॉफ्ट इंजरी या फीटस के अंदर इंजरी इसमें हो सकती है। इस वजह से कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्किल्ड स्टाफ के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और इसमें नॉर्मली जो लेते हैं वेट वो 16 टू 18 केजी यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं? 16 टू 18 केजी इसमें परफॉर्म किया जाता है। तो यानी कि सी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या राइट आंसर बनेगा यहाँ पे? सी इज द करेक्ट वन। क्लियर है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 18 केजी। प्राइमी ग्रेविडा है 16 टू 18 केजी, बाकी मल्टी ग्रेविडा में इससे कम यूज करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आगे बढ़ने से पहले एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोर्स पे अभी भी ऑफर चल रहा है, सो जल्दी से जाइए और इस ऑफर का बेनिफिट उठाइए। पूरे एनसीएल के पैटर्न के बेस्ट पे ओल्ड एमसीक्यू भी इसमें है, प्लस नए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी हमने इसमें ऐड किया है। हाई यील्ड टॉपिक जो ज्यादा पोर्शन में आते हैं वो भी हमने ऐड ऑन किया है, प्लस इसमें टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे, और इस टेस्ट को आप अटेम्प्ट करके जब आप इसका एनालिसिस करोगे तो काफी ज्यादा एमसीक्यू आप कवर अप कर सकते हो, अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो, अपना वीक एरिया एनालिसिस कर सकते हो और उसको सुधार सकते हो बिफोर योर एग्जाम। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्लस किरोशा एकेडमी की ऐप पर सब अवेलेबल है, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। चलिए, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंटोज एप्लीकेशन द वैक्यूम प्रेशर क्रिएटेड इज अप्रोक्सीमेटली। वेंटोज लगाने की शुरुआत में उत्पन्न होने वाला वैक्यूम दबाव लगभग कितना होता है? 0.6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 0.4 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए, सभी आंसर करेंगे, व्हाट इज द करेक्ट वन? क्या करेक्ट आंसर रहेगा? यस, आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है एट द बिगिनिंग ऑफ, यानी कि स्टार्टिंग जो होती है उसमें कितना प्रेशर वैक्यूम, क्योंकि प्रेशर तो अप्लाई करना पड़ेगा तभी हम डिलीवरी जो होता है उसको पॉसिबली और सक्सेसफुली करवा पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो होता है स्टार्टिंग में इनिशियली जो होता है वो 0.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है, यानी कि बी करेक्ट आंसर आपका रहेगा। 0.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर स्टार्टिंग में रखते हैं वैक्यूम के प्रेशर को, फिर धीरे धीरे इसको इंक्रीज करते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से अटैचमेंट हो पाए, प्रॉपर हम जो होता है वो डिलीवरी का प्रोसेस जो होता है उसको कंप्लीट कर पाए। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, याद रखिएगा, एग्जाम में आपको काफी काम आने वाले हैं। नेक्स्ट है, वल्सेलम फोर्सेप आर मेनली यूज्ड फॉर होल्डिंग। वल्सेलम फोर्सेप मुख्यतः पकड़ने के लिए उपयोग की जाती हैं। फीटल हेड, सर्विक्स, पेरिनियम या लेबियम। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? वल्सलम फोर्सेप आपने बहुत बार देखा होगा, नहीं देखा है तो गूगल पे जाके एक बार इसकी इमेज जरूर देख लेना, वल्सलम फोर्सेप। और इसका यूज जो होता है वो कब कहां पर होता है? ऑब्स्टेटिक में इसका यूज होता है, ओबीजी में यूज होता है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं। वल्सलम फोर्सेप का जो यूज होता है, और ये किस लिए यूज करते हैं तो याद रखिएगा, इसका जो यूज होता है मोस्ट कॉमनली ऑब्स्टेटिक, और इसका यूज सर्विक्स को ग्रास्प करने में, होल्ड करने में इसका यूज किया जाता है। फीटल हेड नहीं, पेरिनियम नहीं, लेबियम नहीं, सर्विक्स का को होल्ड करने में गायनेकोलॉजी के अंदर या फिर ऑब्स्टेटिक में हम इसका इस्तेमाल जो होता है वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशली सर्विक्स को होल्ड कब? जब डायलेटेशन एंड इवाक्यूएशन यानी कि डी एंड ई प्रोसीजर जब करते हैं, डायलेशन एंड इवाक्यूएशन, उस टाइम पे इसको परफॉर्म हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे विच पोजीशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर अ पेशेंट अंडरगोइंग कॉल्पोस्कोपी। कॉल्पोस्कोपी के दौरान रोगी के लिए सामान्यतः कौन सी स्थिति उपयोग की जाती है? फोवलर पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, सिम्स पोजीशन या प्रोन पोजीशन। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा? और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ ओबीजी के इमेज बेस्ड अगर मैं आपको कवर करवाऊं
ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के जरूर बताइएगा कि हमको ओबीजी के अगर जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना जल्दी आपको ओबीजी के इमेज बेस्ड पढ़ने का चांस मिलेगा। तो इमेज बेस्ड अगर आप पढ़ना चाहते हैं इंस्ट्रूमेंट ओबीजी के, तो वो हम लोग आपको जरूर पढ़ाएंगे। तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करना अगर आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आंसर करिए। विच पोजीशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर अ पेशेंट अंडरगोइंग कॉल्पोस्कोपी। कॉल्पोस्कोपी क्या होती है? तो कॉल्पोस्कोपी का मतलब ये होता है कि विजुअलाइजेशन ऑफ द सर्विक्स एंड पेरिनियम पार्ट को विजुअलाइज करते हैं। इन्फेक्शन या कोई भी कैंसरियस तो नहीं है, उसके लिए उसको विजुअलाइज करते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉल्पोस्कोपी। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा अब। तो देखिए मोस्टली जो गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर वगैरह होते हैं या फिर विजुअलाइजेशन वगैरह किया जाता है उसमें मोस्टली आपको पता है कि लिथोटॉमी पोजीशन बेस्ट होती है। लिथोटॉमी पोजीशन लेबर के टाइम पे हो, चाहे नॉर्मल विजुअलाइजेशन कुछ करना हो, एग्जामिनेशन करना हो, तो उसमें भी लिथोटॉमी जो होती है वो गायनेकोलॉजी में बेस्ट होती है विजुअलाइजेशन के लिए। पॉपुलर पोजीशन नॉट सुटेबल, सिम्स भी नहीं, प्रोन भी नहीं। तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर विच इज लिथोटॉमी की स्थिति। नेक्स्ट है इलेक्टिव एलएससीएस ऑन मैटरनल रिक्वेस्ट इज आइडियली परफॉर्म एट विच गैस्टेशनल एज वीक। मात्र अनुरोध पर वैकल्पिक एलएससीएस आदर्श रूप से गर्भावस्था के किस सप्ताह में किया जाता है? 37 वीक, 40 वीक, 39 वीक या 41 वीक। इलेक्टिव एलएससीएस का मतलब होता है कि मदर खुद बोले कि हाँ मुझे सिजेरियन सेक्शन कराना है, इसको बोलते हैं इलेक्टिव एलएससीएस। आंसर करेंगे कौन से वीक में आप कर सकते हो? तो देखिए जब भी हम अगर डिलीवरी करवाने की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फीटल और मैटरनल दोनों की वेल बीइंग जरूरी है। फीटल तो पूरी तरीके से मैच्योर होना चाहिए। तो ऐसी हम वीक चूज करते हैं जिसमें फीटल्स के स्पेशली लंग्स, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा डिलीवरी के बाद में उसी की में दिक्कत आती है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, रेस्पिरेटरी एफर्ट नहीं लगते हैं, फिर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे बेस्ट होता है कि लंग्स जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएं उसके बाद में डिलीवरी करवाना सबसे सेफ होता है। उससे अगर पहले अगर आपने करवा दी तो फिर बाद में दिक्कत, फिर एनआईसीयू में रखना पड़ेगा, मदर से दूर रखना पड़ेगा, फिर और भी कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए हम ऐसे वीक को चूज करेंगे जिसमें लंग्स भी मैच्योर हो जाए और डिलीवरी में भी कोई दिक्कत ना हो, डिलीवरी के बाद में भी बच्चा जो रहे वो सेफ रहे। तो इसीलिए यहाँ पे 39 वीक बेस्ट होता है क्योंकि आपको पता है 40 वीक जो होता है वो अप्रॉक्स कंप्लीट 40 टू 42 वीक में 8 टर्म बोला जाता है। 39 वीक पे भी हम डिलीवरी परफॉर्म यहाँ पर करवा सकते हैं, इलेक्टिव है तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप आर मेनली यूज्ड टू कंट्रोल ब्लीडिंग ड्यूरिंग। ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप का मुख्य उपयोग किसके दौरान रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? मायोमैक्टोमी के दौरान, सिजेरियन सेक्शन, हिस्टेरेक्टोमी या ओवेरियोटोमी। चलिए आंसर करेंगे क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा। आंसर करिएगा। तो देखिए ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप जो होती है, ठीक है, इसका यूज जो होता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। यानी कि जब भी सिजेरियन सेक्शन वगैरह होता है उस टाइम पे क्या करते हैं कि ब्लीडिंग तो होती ही है, आपको पता है सिजेरियन डिलीवरी जब होती है उस टाइम पे भी ब्लीडिंग तो होती है, तो इसको होम्योस्टेटिक फोर्सेप भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको और किस नाम से जानते हैं? तो हीमोस्टैटिक फोर्सेप, ठीक है। इस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज करते हैं और मेनली सिजेरियन सेक्शन में इसका यूज जो होता है वो किया जाता है। हीमोस्टैटिक फोर्सेप भी इसको बोला जाता है ताकि जो होता है वो डिलीवरी के टाइम पे जो है वो एज जो होती है, यूट्राइन एज जो होती है, यूट्राइन एज जो होती है उसको होल्ड करके रखता है ताकि ब्लीडिंग जो हो रहा है वो कम हो थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट द लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय MOHFW इज कॉल्ड। MOHFW द्वारा शुरू की गई प्रसव कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल को क्या कहा जाता है? LIFE, लक्ष्य, क्वालिटी टू अर्बन हेल्थ, बोथ लाइफ एंड क्वालिटी टू अर्बन हेल्थ।
आंसर करिएगा। लेबर रूम की क्वालिटी को इंप्रूव करना ताकि इंफेक्शन कम हो, मदर और बच्चा दोनों सेफ फील करे, सेफली डिलीवरी हो जाए, ये क्या कहलाता है, ये पूछा गया है, आंसर करिएगा। चलिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर जो प्रोग्राम होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर, उसके तहत लक्ष्य बनाया गया और इसका टारगेट यही है कि नियोनेटल मोर्टिलिटी कम हो, मैटरनल मोर्टिलिटी कम हो, इन्फेक्शन कम हो, प्रॉपर तरीके से डिलीवरी हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को इंप्रूव किया जाए और इसीलिए क्या किया जाए, जो लेबर रूम होता है उसको अच्छा किया जाए, वेल डिफाइन किया जाए, प्लस उसमें प्रॉपर टेम्परेचर रहे, मदर के लिए अच्छा रहे, नियोनेट के लिए अच्छा रहे, ये सारी चीजें मेंटेन करना इसको क्या बोलते हैं, लक्ष्य के द्वारा किया जाता है, ये बनाया गया था। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा रहेगा। एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग तो याद रखिएगा प्रॉपर वे में स्मार्टली पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए भले आपने थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और एनसीएल के पैटर्न के बेस्ड पर ही एनसीएल एमसीक्यू जो है वो अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, अभी भी ऑफर चल रहा है, तो आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। प्लस एनसीएल की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, वो भी आप जाके देख लीजिएगा एक बार, ताकि आपको और अच्छे से आइडिया लग जाए कि किस तरीके से एग्जाम में पेपर आएगा, कैसे आप परफॉर्म करोगे, अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो, अपने वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और एमसीक्यू क्रैश कोर्स भी, और उसके लिए हमारे ऑफिशियल नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करिए। प्लस हमें आप जो है वो किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर दीजिएगा, वहां पे भी आपको काफी सारी चीजें पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।